हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे संगम काल के प्रशासन के बारे में। अभी तक हमने संगम काल के बारे में पढ़ा, जिसमें चोल, चेर, पांड्य वंश के बारे में डिटेल से अध्ययन किया। ठीक है, अब हम उनके प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे यहाँ पे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले संगम युगीन प्रशासन में राजा वंशानुगत हो चुके थे। दक्षिण भारत में भी राजा वंशानुगत थे। ठीक है, राजा के बाद उसका पुत्र राजकुमार ही राजा बनता था। ठीक है, और अन्य पुत्र यहाँ पे वरिष्ठ पुत्र राजा बनता था, और अन्य जो पुत्र बचते थे उसे इलेगो कहा जाता था। ठीक है, राजा के जन्मदिन को बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। बहुत महत्वपूर्ण दिन होता था राजा का जन्मदिन, इसे पेरुनल कहा जाता था। ठीक है, करल मारम यह एक प्रथा थी जिसमें राजमहल में महान वृक्ष रखा जाता था, या यूं कहे राजा अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए एक बड़े से वृक्ष को अपने महल में लगा के रखा करता था, जिसे इस प्रथा को करल मारम कहा जाता था। ठीक है, इस समय नर्तकी जो होती थी, जो राजे दरबार में नाच गाने प्रस्तुत करती थी, उन्हें पानर या विडेलियर कहा जाता था। ठीक है, उपाधियाँ संगम युग में विभिन्न जो चोल, चेर, पांड्य वंश हुए, उन्होंने विभिन्न प्रकार की उपाधियाँ भी धारण की, जिनमें देखते हैं चोल शासकों ने चेन्नी, सेम्बिया और बलवान इस प्रकार की उपाधियां धारण की। चेर शासकों ने मिनावर, पंचवट इस प्रकार की उपाधियां धारण की, और पांड्य शासकों ने बनवल और उदावर इस प्रकार की उपाधियां धारण की। ठीक है, तो ये उपाधियां इसलिए भी धारण करते थे क्योंकि अपनी उपाधि द्वारा अपने शक्ति का प्रदर्शन किया करते थे। ठीक है, इनका कई अर्थों में उपयोग होता था। ठीक है, आगे चलते हैं। इस समय जो है राज्य मंडलों में बटा हुआ था, और मंडल नाडु या जिलों में बटा हुआ था। वैसे भी अभी आप देख सकते हैं तमिलनाडु ये एक जिलों का संघ है, इसलिए इसे नाडु कहा जाता है। तो नाडु जिलों जो मंडल था जो नाडु या जिलों में बटा हुआ था, और जो जिले थे या नाडु जो था वो ऊर या गाँव में बटे हुए थे। ठीक है, अब देखते हैं जो बड़े बड़े गाँव हुआ करते थे उस समय, उन्हें पेरूर कहा जाता था। ठीक है, ये संगम कालों में बड़े बड़े जो गाँव हुआ करते थे उन्हें पेरूर कहा जाता था, और जो छोटे गांव हुआ करते थे उन्हें सिरूर कहते थे। और जो पुराने गांव थे, जो काफ़ी समय से बसे हुए थे, जो काफ़ी पुराने गांव हुआ करते थे, उन्हें मुडुर कहा जाता था। ठीक है, राजधानी में राज्यसभा हुआ करती थी। जैसे राजा की जो राजधानी होती थी उसमें न्याय व्यवस्था या राजा की जो बैठक होती थी उसे राज्यसभा कहते थे, तो उसे नालवय कहा जाता था। राजा की जो राजधानी में जो राज्यसभा होती थी, जहाँ पे राजा बैठक लेता था, उसे नालवय कहा जाता था। और एक पंचवारम या पंचसभा होती थी। ठीक है, जो जैसे राजा अगर राज्यसभा में या नालवय में अपने इसके लिए बैठता है न्याय देने के लिए, तो उस समय पंचवारम या पंचसभा नामक एक संस्था होती थी जो कि राजा को राज्य कार्य में सहयोग देने के लिए सहयोग में योगदान देती थी। ठीक है, ये राजा के सहयोग के लिए हुआ करती थी पंचवारम जो सभा होती थी। राजा का जो न्यायालय है वो मनरम या पोडियाल कहलाता था, जिसे एक सभा भी कहते थे। ठीक है, जो राजा अगर न्याय देने के लिए अपने नालवय में बैठता था या उसके राज्यसभा में जो बैठता था, तब जहाँ पे वो सभा बैठती थी, जैसे न्याय देने के समय जो सभा बैठती थी उसे मनरम या पोडियाल कहते थे। ठीक है, और जो सामान्य जो सभा होती थी उसे नालवय कहा जाता था। स्थानीय शासन का महत्व धीरे धीरे बढ़ने लगा। ठीक है, संगम युगीन शासन में स्थानीय शासन का महत्व बढ़ने लगा, क्योंकि राजा जो होते थे वो युद्ध आदि में संलग्न रहते थे, इसलिए जो छोटे छोटे ग्रामों में जो शासन था उसका महत्व बढ़ने लगा स्थानीय शासन का इस प्रकार से। ठीक है, पंचायत गांव हेतु कानूनों का निर्माण करता था। राजा भी अगर गांव के लिए अगर कानून का निर्माण करता है किसी प्रकार से, तो वो पंचायत से परामर्श लेता था। सबसे पहले पंचायत में परामर्श लेने के बाद ही उस गांव हेतु कानून बनाया जाता था राजा द्वारा। ठीक है, चूँकि राजा, अभी हमने बात की कि राजा ज़्यादातर युद्ध में संलग्न रहते थे, तो इस वजह से भी गांव पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे, इसलिए पंचायत ही अधिकतर इनमें नियम कानूनों का संचालन करती थी। आगे देखते हैं। राजस्व प्रशासन की बात करें संगम काल में, तो भू राजस्व नगद और अनाज के रूप में वसूली किया जाता था। ठीक है, कर के प्रकार देखते हैं। कर विभिन्न प्रकार के थे। करोई, जो कृषि उपज का 1/6 हिस्सा जो लिया जाता था उसे करोई कहते थे। और जो सीमा शुल्क लिया जाता था, चूंकि समुद्री व्यापार या अंतर्राज्यीय व्यापार हुआ करता था इस समय, तो जो सीमा शुल्क हुआ करता था उसे पुलगु कहा जाता था। ठीक है, और जो युद्ध से लूट द्वारा जो प्राप्त हुआ धन उसे इरई कहा जाता था। युद्ध में सामंत
अगर युद्ध करके जीत के आता है तो सामंत अपने एक हिस्सा राजा को भेंट करता था, उसे इरई कहा जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। सैन्य प्रशासन देखते हैं। सैन्य प्रशासन सेना महत्वपूर्ण अंग थी राज्य की। ठीक है, सेना के विभिन्न प्रकार थे, जैसे हस्ती सेना, हाथी वाले जो सेना थी, हाथी के ऊपर सवार सैनिक हाथी द्वारा लड़ाई करते थे। घुड़सवार जो होते थे, घुड़सवार ये भी एक सैनिक का प्रकार हुआ करता था। रथ वाले भी सैनिक हुआ करते थे, रथ विभिन्न प्रकार के रथ द्वारा भी घोड़ों द्वारा जो खींचा जाता था। ठीक है, पैदल सैनिक होते थे और इनके पास बहुत बड़ी नौसेना भी थी। क्योंकि दक्षिण भारत में समुद्र काफ़ी नज़दीक था, इसलिए नौसेना की भी इन्हें जरूरत पड़ती थी। विभिन्न प्रकार की नौसेना भी बना के रखे थे। सैनिकों को पदई कहा जाता था। पदई का अर्थ है विनाशक। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि दक्षिण भारत में संगम काल में सैनिकों को पदई कहा जाता था, जिसका अर्थ है विनाशक। मरवा जाति जो थी वो काफ़ी लड़ाकू जनजाति थी, इसलिए सेना में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। ठीक है, दक्षिण भारत में मरवा जनजाति थी। कप्तान को एनाडी कहा जाता था। जो युद्ध में जो सेनापति होता है, जो कप्तान होता है, उसे संगम काल में एनाडी कहा जाता था। सोमरस एक प्रकार का ये हथियार हुआ करता था उस वक्त, जो फेंक कर मारने के लिए इस्तेमाल में आता था। ठीक है, तो इसे सोमरस कहते थे। तो देखते हैं दोस्तों हमने क्या क्या अध्ययन किए। सबसे पहले संगम युगीन प्रशासन में हमने वंशानुगत राजा के बारे में देखा। ठीक है, आगे हमने और भी देखा, राज्य मंडल में बटे हुए थे, मंडल नाडु और नाडु ऊर में बटे हुए थे। ठीक है, राजा की राजधानी में राज्यसभा हुआ करती थी, इसके बारे में अध्ययन किया। राजस्व प्रशासन देखा, राजस्व में कर के प्रकार देखे, कितने प्रकार के कर थे, और सैन्य प्रशासन देखा। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।